नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अपर प्राइमरी के लिए हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख चौथी वीडियो है। अगर आप अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा प्राइमरी स्तर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ साथ सीटेट प्रीवियस ईयर दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ और कौवे के बीच बात करते हुए ये एक व्यंग दिया गया। देखिए, पेड़ बोलता है कौवे को जगाते हुए, श ए कौवे जाग ना जाग। कौवा बोलता है दिन हो गया। किसी पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान मुख्य रूप से किसके विकास में सहायक है? ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब पेड़ कौवे से बात कर रहा था, जब उसको जगाने की कोशिश कर रहा था तो पहले वो श धीरे धीरे बोला, फिर उससे थोड़ा सा तेज ए कौवे, फिर उसके बाद से तेज बोला जाग ना जाग। यानी कि ये क्या है, ये अपने आवाज में वो जो स्वर है उसका उतार चढ़ाव कर रहा है, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज। इसे हम लोग अंग्रेजी में इंटोनेशन बोलते हैं और इसी को हिंदी में अनुतान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 अनुतान इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा? ध्यान से देखिएगा, क सब में पहले है, क के बाद से अगला मात्रा क्या है इसको ध्यान देना है। देखिए, क के बाद से ये त आया हुआ है, ये अंग की मात्रा आया हुआ है, ये म आया हुआ है और ये आ की मात्रा आया हुआ है। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि त, अंग, म और आ में कौन पहले आएगा। ठीक है, स्क्रीन पर आप हिंदी डिक्शनरी में जो वर्णों का क्रम होता है वो देख पा रहे होंगे। देखिए, एक में आपसे अंग की बात की गई थी, तो जो अंग होता है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, तो क के बाद अंग वाला मात्रा हमारा उत्तर होगा, यानी कि कंग वाला जो विकल्प था वही हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 में अंग की मात्रा दी गई है क के बाद, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? लेखन क्षमता का आकलन करना है। लेखन क्षमता में हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चा अपने मौलिक विचार को कितने अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, यानी वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें बच्चे को स्वतंत्र लेखन का अवसर दिया जा रहा होगा, यानी कि बच्चा किसी से बंधा नहीं होगा लिखने के संदर्भ में। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चों को दूध कैसे छुड़वाया? दूसरा दिया गया, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया? तीसरा दिया गया, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? तो ये तीनों ऐसे प्रश्न हैं जो कि किसी कहानी पर आधारित है और कहानी बच्चे ने पढ़ा है, तो अब बच्चा यहाँ पर बंध चुका है कि वो कहानी में जो कुछ भी उसको बताया गया होगा इन प्रश्नों के सापेक्ष उसी के तौर पर वो उत्तर दे रहा होगा। यानी इसमें कहीं से भी बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि कहानी से वो बंधा हुआ है कि कहानी में जो कुछ भी सूचना दी गई होगी इन प्रश्नों के सापेक्ष वो अपने आप को उसी कहानी के सापेक्ष ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा या फिर इसका उत्तर दे रहा होगा। तो इसमें स्वतंत्र लेखन नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ऐसे कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें तुम रोज खुद कर सकते हो। तो प्रत्येक बच्चा अलग अलग कुछ काम कर रहा होगा और अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से प्रत्येक बच्चा अलग अलग सूची बना रहा होगा। यानी कि यहाँ पर मौलिक अभिव्यक्ति है, प्रत्येक बच्चा अलग अलग सूची बना रहा होगा अपने अनुभव के आधार पर। तो ये स्वतंत्र लेखन का उदाहरण है और स्वतंत्र लेखन से ही बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण डैश को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। देखिए, यहां पर उत्तर हो जाएगा पाठ्यपुस्तक। क्यों? क्योंकि आकलन के बहुत सारे साधन हैं और उन्हीं साधनों और स्रोतों की अनदेखी की गई है, अनदेखी करने की बात की जा रही है। इसी वजह से पाठ्यपुस्तक पर डिपेंडेंट होकर के एकमात्र आधार बनाया गया है परीक्षा को। क्यों? क्योंकि देखिए, बच्चे का जो गतिविधि किया जा रहा है उसमें भी आकलन किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के अगर बच्चा कुछ अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है उसमें भी आकलन किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, आकलन हो गया, भाषा हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, ये तीनों जो है वो अलग अलग साधन है और स्रोत हैं जिसके माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन ये सभी को इग्नोर करने की बात की गई है। देखिए, इग्नोर करने की बात की जा रही है, इस वजह से ये गलत हो गया। एक ही केवल विकल्प बचेगा पाठ्यपुस्तक, क्योंकि यही इन सब की अनदेखी की गई है, साधन और स्रोत की अनदेखी की गई है। इसी वजह से पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, पाठ्यपुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, यह कथन कैसा है? तो देखिए, व्याकरण के संदर्भ में यह कहा जाता है कि बच्चे को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है। कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो कुछ भी बच्चे को कहानी बताया जा रहा है उसी के माध्यम से बच्चे को जोड़ करके व्याकरण बताना है। अलग से उसको व्याकरण के नियम नहीं बताना है, बल्कि बच्चे को जब कहानी सिखाया जा रहा है उसी दौरान, बच्चे को जब कहानी सुनाया जा रहा है उसी दौरान बच्चे को व्याकरण के नियमों को बताना है। जैसे कि बच्चे को कहानी सुनाया जा रहा है कि एक समय में एक राजा था, तो इसी के माध्यम से बच्चे को बताया सकता है कि यहाँ पर चूंकि घटना बीत चुकी है इसलिए पास्ट टेंस का पार्ट है। इसी प्रकार से कर्ता, क्रिया, संज्ञा, ये सभी चीजें बच्चे को कहानी के माध्यम से ही बतानी चाहिए। और कहानी किस में होता है? पाठ्यपुस्तक में होता है। तो ये कहना कि पाठ्यपुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, पूर्णतः सत्य है। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सुनने की कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषण सुना करके। देखिए, यहां पर हमसे यह पूछा जा रहा है कि बच्चों को एक भाषण सुनाया गया जिसमें कुछ भी हो सकता है, कहानी, कविता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बच्चों को भाषण सुनाया गया, ठीक है। और हमसे यह बोला जा रहा है कि बच्चे के सुनने की कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी कि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, कौन कौन सा ऐसा विकल्प है जो पॉजिटिव है, पहले तो उसको काट दीजिए, जो निगेटिव बचेगा वही हमारा उत्तर होगा। चौथा बोला जा रहा है कि उस पर टिप्पणी करवा करके, जब बच्चा सुनने, अगर भाषण को अच्छे तरीके से सुना होगा या फिर कहानी को अच्छी तरीके से सुना होगा तभी तो उस पर टिप्पणी कर पाएगा। यानी कि ये सुनने की कौशलता के संदर्भ में, कुशलता के संदर्भ में बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, उससे संबंधित प्रश्न बनवाना, जाहिर सी बात है जब बच्चा कहानी को सुना होगा, सुन करके समझा होगा, तभी उस पर आधारित प्रश्न को बना सकता है। अगर बच्चा सही से नहीं सुना है, यानी सुनने की कुशलता उसमें नहीं विकसित हुई है, तो वो प्रश्न भी नहीं बना पाएगा, यानी ये भी पॉजिटिव सेंस में था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उस पर चर्चा कराना, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, चर्चा करते हैं ग्रुप में, तो वो उनके अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और जाहिर सी बात है बच्चा उस पर चर्चा कब कर पाएगा? जब वो कहानी को ठीक ढंग से सुना होगा, यानी कि सुनने की कौशलता इससे भी जुड़ी हुई है, यानी ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, उसे दोहरवाना, तो देखिए, जो कुछ बच्चे ने सुना है उसको शब्दशः दोहराने की बात की जा रही है, तो ये हमारा निगेटिव सेंस में माना जाता है। क्यों? क्योंकि सुनने का कौशल ये कहता है कि बच्चा जो शब्दशः सुन रहा है उसको हूबहू रिपीट ना करे, कम से कम सुन करके उसका भाव ग्रहण करे और अपनी भाषा में रिप्रेजेंट करे। केवल दोहराना यानी शब्दशः रिपीट करने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव ही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रभावी है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कहानियों की घटनाओं को क्रम से लिखवाना, तो केवल घटना को क्रम से लिखने की बात की जा रही है। इसमें कहीं से भी भाषा के, देखिए हिंदी भाषा की बात की गई थी, तो किसी भी भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, तो वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें ये चारों कौशल आएंगे, ठीक है। और यहां पर केवल लिखने की बात की जा रही थी, केवल लेखन कौशल की बात की जा रही थी, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहानियों के पात्रों को लिखना, पात्रों के नाम लिखना, तो ये भी संकुचित है, केवल लिखने की बात की जा रही है। पहला देखिए, कहानियों की शब्दशः पुनरावृत्ति, तो ये केवल दोहराने की बात की जा रही है, यानी कि कहानी को सुना गया होगा और सुनने का मतलब कि श्रवण कौशल विकसित हुआ, और उसके बाद से पुनरावृत्ति यानी बोलने की बात की जा रही है, यानी कि इसके बाद से वाचन कौशल विकसित हुआ। बाकी जो 2 कौशल हैं, लिखना और पढ़ना, ये इससे विकसित नहीं हो रहा है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कहानियों का नाट्य रूपांतरण। कहानियों का नाट्य रूपांतरण यानी कि नाटक करने की बात की जा रही है, तो उसमें क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के पात्र अभ्यर्थी अभिनय कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पहले क्या होता है कि कहानी को लिखा जाता है, तो इससे लेखन कौशल विकसित हुआ, और कहानी लिखने के बाद से प्रत्येक पात्र को उसका जो डायलॉग है वो डिलीवर करने के लिए उसको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो उससे उसमें पढ़ने का कौशल विकसित हुआ। और जब बच्चा नाट्य रूपांतरण कर रहा होगा, नाटक में, प्ले में भाग ले रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ बोल रहा होगा और कुछ सुन रहा होगा। जब एक कैरेक्टर कुछ बोल रहा होगा तो उसे सुन रहा होगा और उसका जवाब देने के लिए बोल रहा होगा, यानी कि इसमें चारों कौशल की बात की जा रही है, इस वजह से यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकलन की प्रवृत्ति डैश और डैश और उत्तरदायी पूर्ण होनी चाहिए, तो आकलन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव सेंस में हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि मानवीय और कठोर होना चाहिए, तो कठोर तो बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। कैसे? देखिए, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक श्रवण बाधित बालक है, तो आप उसका मौखिक परीक्षा कैसे ले सकते हैं? और आप बिल्कुल कठोर हैं कि नहीं, जो श्रवण बाधित है उसका भी मैं मौखिक परीक्षा लूंगा, तो जब वो बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो उसका जवाब कैसे देगा? यानी कि जो आकलन की प्रवृत्ति होनी चाहिए वो लचीला होना चाहिए, ना कि कठोर होना चाहिए। दूसरा देखिए, इसमें भी कठोर की बात की गई है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, पारदर्शी और व्यक्तिनिष्ठ कहा गया है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब ये हो गया कि देखिए,
अगर एक निबंधात्मक प्रश्न है तो प्रत्येक टीचर का जो आकलन का तरीका होगा वो अलग अलग हो सकता है। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि बीए बीएससी में प्रत्येक बच्चे का अलग अलग मार्क्स, अगर एक ही टीचर जांचता है तो अलग अलग मार्क्स देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रत्येक टीचर अपने अपने स्तर से अपने अपने जो कुछ भी वो उत्तर में ढूंढ रहा होगा उसके हिसाब से वो मार्किंग कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है तो उसमें क्या होगा कि कोई भी दुनिया के किसी भी टीचर से आप जांच करा लीजिए, उसका जो नंबर होगा वो बिल्कुल कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रश्न की प्रकृति है वो या तो हाँ या तो ना, यानी कि या तो चारों में से कोई एक सही होगा या तो गलत होगा। मतलब कि या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है, बीच का कोई पार्ट नहीं होगा। तो इस वजह से ये होना चाहिए कि आकलन की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब कि जो दुनिया का कोई भी टीचर उसे जांचे तो उसका किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव उसके मूल्यांकन पर ना पड़े। और व्यक्तिनिष्ठ का मतलब कि पर्टिकुलर किसी बच्चे का मूल्यांकन करते समय उस टीचर का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये व्यक्तिनिष्ठ कहा जाता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए ना कि व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए मानवीय और पारदर्शी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रूपा छठी कक्षा में बच्चों के साथ अक्सर अनौपचारिक बातचीत करती है, वो इसके माध्यम से क्या करना चाह रही है। देखिए अनौपचारिक बातचीत करे तो जाहिर सी बात है बच्चों को सुनने और बोलने का मौका दे रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया बच्चों के खाली समय का सदुपयोग कर रही है, तो सदुपयोग किसी और माध्यम से भी किया जा सकता था, केवल ये सदुपयोग के लिए नहीं किया जा रहा है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा, बच्चों को काम में लगा करके निश्चिंत हो जाती है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि निश्चिंत नहीं हो रही है, वो भी बातचीत में भाग लेती है। ठीक है, बातचीत करती है। देखिए बातचीत करने की बात की जा रही है, यानी वो निश्चिंत नहीं हो रही है, वो भी सक्रिय है, टीचर भी सक्रिय है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए बच्चों का मनोरंजन करती है, तो मनोरंजन करने के लिए बातचीत नहीं बल्कि खेल से ज्यादा बच्चों का मनोरंजन होता है, यानी कि ये मनोरंजन भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4, देखिए बच्चों को सुनने और बोलने का अवसर दे रही है, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण शिक्षण की निगमन पद्धति किस पर अधिक बल देती है। निगमन, देखिए ये नी से शुरू हो रहा है और ये नियम नी से शुरू हो रहा है, यानी कि जो निगमनात्मक पद्धति होती है वो नियम पर जोड़ देता है, यानी बच्चे को पहले नियम बताया जाएगा उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। और एक होता है आगमनात्मक पद्धति जिसमें बच्चे को पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है। यहां पर निगमनात्मक पद्धति की बात की गई थी, नियम हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। दोस्तों सीटेट अपर प्राइमरी हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट यूपीटेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।